हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो कि पूरा का पूरा एलसीडी समझाने के लिए किस तरह से आप रिपेयरिंग करोगे। कोई भी फॉल्ट होता है, नो पिक्चर, डेड सेट हो। डेड सेट में दो तरीके से ख़राब होता है टीवी, जैसे कि लाल लाइट इंडिकेटर लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो दोनों ही केसेस में किस तरह से आप टीवी रिपेयर करोगे उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। पहले हम जान लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो मदरबोर्ड है, पैनल है, टिकॉन बोर्ड है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ये ड्राइवर बोर्ड है, वो ड्राइवर बोर्ड कैसे काम करता है। पहले आप इन सभी चीज़ों पे प्रोजेक्ट करें तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाता जाऊंगा कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। सबसे पहले जब भी आप टीवी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। पावर सप्लाई आप जब भी कनेक्ट करते हैं तो उससे पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो। अगर जो आपने एलवीडीएस वायर पहले से ही कनेक्ट कर रखा है और वो पैनल में जाने के लिए तैयार है तो आप पैनल डेटा हमेशा देखकर उसके हिसाब से पैनल वोल्टेज सिलेक्ट कर लो। जैसे कि 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है और 12 वोल्ट है। ये तीन कनेक्शंस जो है वो बहुत ज़रूरी है जैसे पैनल वोल्टेज के हिसाब से। जैसे कि मेरी ये पैनल 5 वोल्ट की है तो मैंने ये जंपर सेटिंग 5 वोल्ट पे रखा हुआ है। सो ये 5 वोल्ट कहाँ से आएंगे? ये यहाँ से, ठीक है। ये जो फर्स्ट 5 वोल्ट सप्लाई है वहाँ से। 12 वोल्ट कहाँ से आएंगे? जो एडाप्टर से मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ, एडाप्टर से जो मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ वो इस डायोड के थ्रू, इस पिन के थ्रू पैनल के कनेक्शन में वाया दिस मॉसफेट जाएंगे। और 3.3 कैसे आ रहे हैं? ये 3.3 की पिन है, ये इसके साथ इस रेगुलेटर के साथ कनेक्टेड है, जो कि ये रेगुलेटर का काम है ये आने वाले इनपुट 5 वोल्ट को 3.3 में तब्दील करके यहाँ पर पहुँचाना। आप दोस्तों समझ गए, 5 वोल्ट आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 3.3 वोल्ट जो है आपको इस आईसी से मिल रहे हैं और 12 वोल्ट जो कि एडाप्टर की सप्लाई ये डायोड के थ्रू डायरेक्टली आपको पैनल में वोल्टेज देंगे। एक और रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है जो कि ये है। ये रेगुलेटर का काम 3 सप्लाई से है। एक सप्लाई जो होगी वो इनपुट सप्लाई होगी 5 वोल्ट, ठीक है, जो 5 वोल्ट आपको इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर मिलेगा। ये 5 वोल्ट इनपुट जो कि इस कॉइल के थ्रू यहाँ पहुँचेंगे और इसमें से फिक्स एक वोल्टेज जो हमेशा, चाहे आप रिमोट से टीवी बंद करें या ना करें, 3.3 वोल्ट जो कि इस पिन से निकल के फ्लैश आईसी और प्रोसेसर को सप्लाई 3.3 कंटिन्यूस देंगे, इस सेंसर को भी, ठीक है। इस सेंसर की वीसीसी पिन पे भी 3.3 रहेंगे ताकि आप जब भी पावर ऑन कर सको तब ये काम करेगा। और प्रोसेसर से कमांड लेने के बाद पावर ऑन और बैकलाइट ऑन सिग्नल, सारे जितने भी कंट्रोल सिग्नल है उसके लिए ये रेडी रहना चाहिए। इसलिए फर्स्ट सप्लाई जो 3.3 है वो हमेशा रहेगी। और कुछ वोल्टेज हैं जो कि ज़रूरी वोल्टेज है प्रोसेसर के लिए, जैसे कि एक 3.3 है जो कि इससे मिल गया आपको इस आईसी से। एक है 1.2 वोल्टेज कोर वोल्टेज है जो कि आईसी की सप्लाई है एक और। इस कॉइल के थ्रू आपको यहाँ पर मिलेगी, इस आईसी के थ्रू इसको इनपुट मिलने वाली जो सप्लाई है वो भी आपको यहाँ से मिलेगी जो 5 वोल्ट है। इस आईसी को 5 वोल्ट इनपुट और 1.2 वोल्ट आउटपुट मिलेगा इस आईसी के थ्रू, इस कॉइल के थ्रू इस आईसी में जाएंगे जो कि कोर वोल्टेज के नाम से है। और एक वोल्टेज है 1.8 वोल्ट जो कि DDR3 रैम लगी है इसमें। DDR3 के लिए 1.8 वोल्ट जो कि इस आईसी से निकलेंगे। ये स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद ही ये काम आती है सप्लाई। हमेशा ये स्टैंड बाई मोड में 1.8 वोल्ट इसको प्रोसेसर को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये स्टैंड बाई पर काम करेगी 1.8 वोल्ट। अब जब स्टैंड बाई से ऑन करोगे तब 1.8 वोल्ट निकलेंगे। तो सभी वोल्टेजेस पहले देख लेते हैं किस फॉर्मेट में होते हैं और कहाँ से निकल रहे हैं। हम फर्स्ट सप्लाई की जब बात कर रहे हैं
फर्स्ट सप्लाई की जब बात कर रहे हैं तो आप देखिए बजर जो बज रहा है, तो ये हो गया फर्स्ट सप्लाई 5 वोल्ट इस आईसी की पिन पे जाएंगे। ठीक है। और जो 5 वोल्ट जाने के बाद इसमें से आउटपुट जो निकलेगा, फर्स्ट आउटपुट जो कि स्विचिंग के ऊपर निर्भर नहीं है, वो सिर्फ यही सप्लाई है 3.3 वोल्ट, जो फ्लैश आईसी की 8 नंबर पे भी जाएंगे और आईसी की पिन पे भी जाएगा। ठीक है। ये 3.3 वोल्ट आपको यहाँ भी मिलेंगे। ये 5 वोल्ट सेंसर जो है 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो आपको 5 वोल्ट आपको यहाँ मिलेंगे इस डायोड पे। इस डायोड के नेगेटिव से आपको वीसीसी पिन पे, सेंसर की वीसीसी पिन पे भी देखने मिलेंगे, जो कि इस सेंसर को चलाने के लिए ज़रूरी है। अब जब भी मैं टीवी स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट करने के तुरंत बाद कुछ सप्लाई आएगी, और जब मैं रिमोट से ऑन करूँगा उसके बाद कुछ सप्लाई आएगी। सो वो देख लेते हैं कौन सी सप्लाई है। तो सबसे पहले ज़रूरी जो है वो है 12 वोल्ट। कोई भी बोर्ड, इस तरह के बोर्ड को चलाने के लिए अलग अलग बोर्ड्स आते हैं, उन 19 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। ये बोर्ड 12 वोल्ट पे काम करता है, इसलिए हम इसको इनपुट 12 वोल्ट देंगे। इनपुट 12 वोल्ट देने के बाद सबसे पहले दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूँ मेरे हर एक वीडियो में कि पैनल वोल्टेज हमेशा आप सिलेक्ट कर लें पहले से ही। जो कि 5 वोल्ट पैनल है तो मैंने पहले से ही 5 वोल्ट पे किया हुआ है इसे। अगर जो ये 12 वोल्ट पैनल है तो 12 वोल्ट देना है, और 3.3 है, अगर जो मान लीजिए 15 इंच या 15 इंच से कम की जो पैनल्स है वो 3.3 पे काम करती है, तो आपको 3.3 देना है। सो आपकी ये सब सप्लाई बन गई। सबसे पहले हम स्टैंड बाई मोड समझ लेते हैं। स्टैंड बाई मोड, स्टैंड बाई मोड में कौन सी सप्लाईज रहेगी, हमें उसे पहले डीसी रेंज में रखना है और ग्राउंड कॉमन रहेगा, और हम मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट सप्लाई कौन सी रहेगी। सबसे पहले तो हमने 12 वोल्ट दिया इसे। सो आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। मैं इसे लाइट दे देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। सो 12 वोल्ट रहेंगे, चाहे ये रिमोट से बंद किया हो या ना हो। ये 12 वोल्ट रहेंगे। ये 12 वोल्ट आपको यहाँ भी देखने मिलेगा, और पैनल की जो कॉमन पिन है, जो पैनल 12 वोल्ट उधर भी मिलेंगे, लेकिन ये आप जो भी कनेक्ट करोगे उसके बाद ये पहुँचेंगे 12 वोल्ट। ठीक है। आपने 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया हुआ है तो ये पैनल वीसीसी की सभी पिन जो है उस पर 5 वोल्ट बताएगा, क्योंकि आपने 5 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो दूसरी सप्लाई है 12 के अलावा, वो है 5 वोल्ट। सो हमें फर्स्ट 5 वोल्ट हमेशा इधर देखना मिलेगा, चाहे आपने टीवी को रिमोट से बंद किया हो या ना हो। ये 5 वोल्ट हमेशा प्रेजेंट रहने चाहिए, जो कि सेंसर पे भी 5 वोल्ट आएंगे। ठीक है। इस डायोड के थ्रू ये 5 वोल्ट मिलेंगे इस पिन को। ठीक है। ये सेंसर की पिन है। अब जब भी आप रिमोट से ऑन करते हैं, अभी देखिएगा कि ये 3.3 भी आपको कंटिन्यूस मिलेंगे। यहाँ पर आप क्लोजअप पे लेके आए तो ये एक और आईसी है जो कि रेगुलेटर आईसी है, जो 3.3 वोल्ट बनाने का काम कर रही है, जो इनपुट 5 वोल्ट से कर रही है काम 3.3 वोल्ट। ठीक है। ये इसकी आउटपुट लेग्स है, जो कि 2 लेग्स हैं इसमें आउटपुट के लिए, 1 नंबर और 2 नंबर पिन। सो ये दोनों पिन पे आपको 3.3 मिलेंगे, जो कि फ्लैश आईसी पे भी आप देख सकते हैं 8 नंबर की पिन पे 3.3 वोल्ट, जो प्रोसेसर पे भी 3.3 जाएंगे। और एक वोल्टेज जो आपको देखने मिलेगा इधर, वो है इनपुट 5 वोल्ट। आप ये 5 वोल्ट इन कर रहे हैं तभी आपको 3.3 वोल्ट आउट मिल रहे हैं। ठीक है। और ये दो स्विचिंग आउटपुट्स हैं जो कि 0 रहेंगे स्टैंड बाई मोड में। ये दोनों सप्लाई कौन सी है, एक है 5 वोल्ट एंड दूसरी है 1.8 वोल्ट DDR रैम की, जो कि स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद इनका काम आएगा। और एक सप्लाई है जो कि कंटिन्यूस रहेगी, वो है 1.2 वोल्ट, 1.16 वोल्ट, जो कि कोर वोल्टेज है
इस प्रोसेसर में जाने वाली एक और सप्लाई जो स्टैंड बाय मोड पे भी रहेगी, ठीक है, जो कि 5 वोल्ट इनपुट से ही काम करेंगे। ये 5 वोल्ट है, इसी 5 वोल्ट से ये आउटपुट आपको 1.2 वोल्ट देगी, जो कि इस प्रोसेसर के लिए है। अब हम स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने से पहले हम कुछ पल्स देख लेते हैं, जो कि आपको स्टैंड बाय मोड के फॉल्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। अगर जो आपका रेड इंडिकेटर है और कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये जो आईसी है, जो कि रेगुलेटर आईसी, उसकी 1.8 वोल्ट आ रही है कि नहीं वो भी देखना है। अगर जो 1.8 वोल्ट आपका बंद है इस आईसी का, तो ये स्टार्ट नहीं होगी आईसी। सो इसकी रैम सप्लाई बंद है, तो आईसी इसको ऑन होने नहीं देगी। जब तक आपके 1.8 वोल्ट यहाँ से रिलीज़ नहीं होते हैं, तब तक ये आईसी प्रोसेस आगे नहीं करेगी, स्टैंड बाई पे ही रहेगी, लॉक रहेगी। सो अभी हम कुछ पल्स देख लेते हैं, जो कि स्टैंड बाय मोड में आपको हेल्प करेंगे किस तरह से देखना होता है। सो उसके लिए हमें ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और हम इसका जो नेगेटिव लीड है उसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं ट्यूनर के ऊपर ही, और जो इसकी मेन लीड है उससे हम पल्स चेक करेंगे। सबसे पहला पल्स जो आपको मिलना चाहिए वो ऑसिलोस्कोप की कुछ सेटिंग पहले करेंगे आप। ये आपने अभी रेड वाला यूज़ किया है प्रोब, सो मैं रेड वाला जो ये है उसको मैं प्रोब एडजस्टमेंट रखने वाला हूँ, जो कि मैं 2 वोल्ट पे अभी रख देता हूँ। फर्स्ट मैं चेक कर लेता हूँ कितने पे मेरा काम करेगा ये, और दूसरा मैं फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 माइक्रोसेकंड पे रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और जो एसी है उसको हम कुछ समय के लिए डीसी कर लेते हैं, ठीक है। सो अब पल्स देख लेते हैं कि इसकी जो फर्स्ट नंबर की पिन पे पल्स, जो मैं एक काम करता हूँ इसको 0 कर लेता हूँ, पहले 0 पे ले आता हूँ, और मैं येलो वाली जो लाइन है उसको क्लॉक पल्स चेक करने के लिए रखूँगा, ताकि मेरा बार बार मुझे रेंज चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जो वो नॉर्मली कोई भी ऑसिलोस्कोप होता है उसमें वोल्टेज आप अलग अलग से दोनों के लिए, चैनल के लिए सेट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कॉमन होगी दोनों चैनल के लिए। सो अगर जो आपको क्लॉक पल्स चेक करना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें मैंने जो सेटिंग रखी हुई है होम बटन में, वो चैनल की जो सेटिंग है वो कैसी रखी है। सो जो मेजर बटन है उसमें मैं कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए एक ऑन रखता हूँ चैनल 1 के लिए, और वी एम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कितने वोल्ट के ये पल्स है, और वी मैक्सिमम, ठीक है। और चैनल 2 का जो है वो भी मैं तैयार रखता हूँ। चैनल 2 में मैं ये फ्रीक्वेंसी और वी मैक्स और वी एम सभी है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये 37 किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल है, ये आपकी एक नंबर की जो पिन है स्टैंड बाय मोड में, चिप सिलेक्ट पिन है फ्लैश आईसी की। सो उस पर ये पल्स आपको देखने मिलेंगे। और दूसरा जो होगा वो होगा डेटा इनपुट आउटपुट, जो पिन 2 नंबर की पिन, उस पर भी आपको ये पल्स देखने मिलेंगे, जो कि 120 किलोहर्ट्ज के करीब रहेंगे। और इसकी जो एक और इनपुट आउटपुट पिन है वो है 5 नंबर की पिन, उस पर भी आपको 44 किलोहर्ट्ज के सिग्नल देखने मिलेंगे। और जो क्लॉक सिग्नल होगा उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी में माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी में ये 100 माइक्रोसेकंड है, सो मैं इसे लगभग 50 नैनोसेकंड कर देता हूँ, ताकि मुझे क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो कि 6 नंबर की पिन पे होती है वो देखने मिले। सो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 12 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल देखने मिल रहा है, जो कि हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल, जो कि हमारा 24 मेगाहर्ट्ज है। मैं ट्रिगर दे देता हूँ ताकि ट्रिगर लेवल से ये
सेट हो जाए। ये ऑटो रेंज पे है, हम इसे नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल ट्रिगर। सो आप ये देख सकते हैं कि मैं ट्रिगर लेवल इसकी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 मेगाहर्ट्ज के करीब ये सिग्नल दिखा रहा है। यहाँ आप नज़र रखेंगे तो आपको 11.98 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, जो कि हाफ द फ्रीक्वेंसी है जो हमें यहाँ पर मिल रही है। 24 मेगाहर्ट्ज जो इसका क्रिस्टल है, उसकी हाफ फ्रीक्वेंसी जो है, शेयरिंग जो है, वो ये फ्लैश आईसी को मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी शेयरिंग से होता है, प्रोसेसर ही फ्रीक्वेंसी शेयरिंग करती है, जो कि 12 मेगाहर्ट्ज दे रही है इस फ्लैश आईसी को कमांड लेने और देने के लिए। सो जो भी इसमें इनपुट और आउटपुट होगा वो इस क्लॉक की वजह से काम करेगा, क्योंकि क्लॉक के बिना आपका कोई भी सिग्नल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। प्रोसेसर से इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी सिग्नल्स होंगे वो क्लॉक की वजह से ही काम करेंगे। और दूसरा, इसमें इनपुट 2 नंबर और इनपुट आउटपुट 5 नंबर, ये दोनों कमांड लेने और देने का काम करते हैं। जब भी आप टीवी ऑन करते हैं उस समय पे ये कमांड दे चुके होते हैं प्रोसेसर को कि आपको किस रिजोल्यूशन पे इसका वीडियो आउटपुट देना है। उस वीडियो आउटपुट के हिसाब से ही एलवीडीएस आउटपुट तैयार हो जाते हैं, जो कि आपको इस आईसी से डायरेक्टली मिल जाते हैं, जो कि इनपुट सिग्नल के ऊपर निर्भर रहते हैं। अभी मान लीजिए मेरे अभी ये जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1 2 3, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। ये मैं अगर जो ये स्टैंड बाई मोड में देख रहा हूँ, लेकिन मैं जब ऑन करूँगा इसे, तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल भी आपको देखने मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स फिर भी करने हैं। इसमें वोल्टेज का जो सेटिंग है वो आपको 200 मिली वोल्ट पे रखना होगा उसके लिए, और लाइन को आप लेके आ सकते हैं। पहले ये नैनो सेकेंड जो है उसको आपको 100 माइक्रो सेकेंड पे करना होगा, और इसको मैं लाइन को नीचे ले आता हूँ ताकि आप देख सकें उसको ठीक से। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ, ये क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए कि मैं 2 मिली सेकेंड का सिग्नल रख रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसका RX 0 माइनस है, ये RX 0 माइनस है, और मैं दूसरी चैनल का भी यूज़ कर लेता हूँ इसी समय पे। इसको भी मैं 200 मिली वोल्ट ही दे रहा हूँ, और इसे भी मैं AC रख देता हूँ अभी इस समय के लिए, ताकि ये मेरे 0 लाइन पे मैच कर जाए। और जो दूसरा प्रोब है उसे भी मैं तो आप देख सकते हैं कि जो रेड में इंडिकेट कर रहा है, रेड जो ऑसिलोस्कोप में, इसको मिनिमाइज कर दो आप। वो जो चैनल जो है उसको, जो माइनस बटन है चैनल के पास नीचे वाला, उसको मिनिमाइज कर दो ताकि पूरा आपको देखने मिलेगा। हाँ, सो रेड में जो है ये RX 0 माइनस है, और येलो में जो दिख रहा है आपको वो RX 0 प्लस है। सॉरी, RX 0 प्लस रेड में है, और RX 0 माइनस
येलो में है। सो उल्टा जो दिख रहा है वो माइनस है, और जो ऊपर की साइड दिख रहा है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, वो प्लस है। सो आर एक्स जीरो प्लस रेड है, और आर एक्स जीरो माइनस जो है वो येलो है। जो कि मैंने ये प्रोब टच कर रखा है, माइनस वाले पे येलो रखा है और प्लस वाले पे रेड प्रोब टच किया है। सो वैसे ही दूसरे सिग्नल्स जो हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसमें से दूसरा सिग्नल जो है ये रहेगा, ये आर एक्स वन माइनस और प्लस दोनों आपको देखने मिल रहे हैं, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी करीब करीब 6 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ये सब काम करेंगे। सो मैं सबसे पहले इन पिन्स के बारे में जानकारी दे दूं आपको कि इसमें पिन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। कोई भी पैनल हो, दुनिया की कोई भी पैनल हो, उसमें सप्लाई के लिए पिन्स रहेगी और ग्राउंड पिन्स रहेगी। उसके बाद जो कनेक्शन चालू होंगे इस बोर्ड के हिसाब से, ये फर्स्ट जो कनेक्शन है वो आर एक्स ज़ीरो है, माइनस और प्लस रहेंगे। ये आर एक्स वन है, माइनस और प्लस रहेगा। ये आर एक्स टू है, माइनस और प्लस रहेगा। और ये ग्राउंड आएगा टू के बाद। उसके बाद आर एक्स थ्री माइनस और प्लस। आर एक्स थ्री मीन्स आर जी बी है, मतलब ये ज़ीरो का मतलब आर होता है, जी का मतलब वन का मतलब जी होता है। और जो टू है आर एक्स टू, वो ब्लू है, साथ में वर्टिकल सिंक और हॉरिजॉन्टल सिंक है। दैट मीन्स ये पिन में कोई भी गड़बड़ी होगी तो आपको पिक्चर देखने नहीं मिलेगी, जो कि मेरा लास्ट पुराने जो वीडियो हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं कि इन पिन की ना होने से आपको क्या प्रॉब्लम देखने मिलेगा। और ये जो आर एक्स क्लॉक है, ये भी, इसमें भी गड़बड़ी रहेगी तो भी आपको पिक्चर देखने नहीं मिलेगी, पिक्चर नहीं आएगी इसमें। फिर ये फुल एचडी के एक और कनेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ज़ीरो जो है रेड है, वन जो है वो ग्रीन है, जो टू है वो ब्लू है, और जो क्लॉक है, क्लॉक सिग्नल जो है उससे भी पिक्चर नहीं आएगी अगर जो कुछ प्रॉब्लम है इसमें गड़बड़ी है तो। और ये टू में भी जो कुछ गड़बड़ी है तो आपको पिक्चर देखने नहीं मिलेगी। और ये जो आर एक्स थ्री है, इससे प्रॉब्लम आएगी मैपिंग टाइप की। आपको जो प्रॉब्लम देखने मिलेगा वो मैपिंग टाइप प्रॉब्लम देखने मिलेगा। सो ये हो गई आपकी पिन की डिस्क्रिप्शन। और जो जब भी आप कोई डिस्प्ले कमांड देते हैं मेनू से या कोई भी माध्यम से, जैसे कि मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ डिस्प्ले, इसमें मैं मेनू का बटन दबाता हूँ जब OSD, तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें कुछ डेटा इंफॉर्मेशन ऐड हुए, वो है OSD के। जब भी मैं मेनू हटाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये चेंज हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपका जो नो सिग्नल का जो डेटा है जो डिस्प्ले में रहता है, वो उसके हिसाब से जितना इसको वीडियो सिग्नल देना है उतना ही दे रहा है। सो आपको एक जानकारी मिल गई कि किस तरह से हम पिक्चर को चेक करेंगे OSD के माध्यम से, OSD दे के और हटाकर। सो हमें इतना पता चलेगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, आगे प्रॉब्लम है। ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि वोल्टेजेस जब हम स्टैंड बाय से ऑन करते हैं तो कौन से वोल्टेजेस प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले आपका जो स्टैंड बाय में 1.8 वोल्ट नहीं आ रहे थे, वो वोल्टेज प्रेजेंट हो जाएगा, जो कि आपको इस पिन पे देखने मिलेगा। वन पॉइंट एट वोल्ट, ठीक है। और एक जो वोल्टेज प्रेजेंट नहीं था स्टैंड बाय मोड में, वो था इस पिन पे। सो हमने 5.2 वोल्ट जो था वो भी प्रेजेंट हो गया अभी। और ये 5.2 वोल्ट जो है वो आपको मिल गए, और 5.2 वोल्ट से ही आपका जो यहाँ पर जो आईसी लगी हुई है ये भी 5.2 वोल्ट पे काम कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें 1.2 वोल्ट थे जो स्टैंड बाय में, वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये सेम रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंड बाय और ऑन करते समय कौन सी वोल्टेज जो हमेशा प्रेजेंट रहेगी वो है ये 1.2 वोल्ट, और ये 3.3 वोल्ट, ये दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे जब आपका टीवी स्टैंड बाय मोड में हो। तो आपकी जो लाइट, अगर जो मान लो कि ये रेड लाइट है,
इस मोड में है और कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है रिमोट का, तो आपको सबसे पहला वोल्टेज जो चेक करना है वो हमेशा ये होगा कि आपका ये रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं। आप चाहिए तो एक जो मार्केट में अवेलेबल रहता है 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर फिक्स, उसको 5 वोल्ट इन दे के आप एक 1.8 वोल्ट इस पिन को दे सकते हो और ग्राउंड करके उसकी दूसरा पिन आप ग्राउंड दे सकते हो, और ग्राउंड करने के बाद जो वोल्टेज रहेगा जो कि यहाँ पर 1.8 वोल्ट आप डायरेक्ट दे दिया, फिर आप रिमोट से करके चेक कर सकते हो कि ये ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसकी DDR3 रैम है, उसको 1.8 वोल्ट भी ज़रूरी है ऑन करने के लिए। अब ये रैम क्यों यूज़ होती है, क्योंकि प्रोसेसर हमेशा हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस से फास्ट है, और ये फास्ट होने के वजह से आपको रैम यूज़ करनी पड़ती है, ताकि रैम जो है जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसमें से जो सिग्नल लेके स्टोर करेगा टेम्पररी बेसिस पे, और प्रोसेसर उस सिग्नल को वन बाय वन लेके डिस्ट्रॉय करेगा। सो प्रोसेस करने के बाद डिस्ट्रॉय करेगा, तो प्रोसेसर का काम हल्का हो जाता है रैम की वजह से, क्योंकि रैम में टेम्पररी स्टोरेज है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका नाम ही है, उसी से पता चलता है हमें कि उसका फंक्शन क्या है रैम का। सो रैम का यूज़ आपको पता चल गया कि स्टैंड बाई में बहुत ज़रूरी है। अब स्टैंड बाई से ऑन तब तक नहीं होगा जब तक कि रैम सप्लाई नहीं मिल रही है, 1.2 वोल्ट सप्लाई भी नहीं मिल रही है, तो भी आपका जो इंडिकेटर है वो नहीं जलेगा, इंडिकेटर बंद रहेगा। आपको 1.2 वोल्ट जो है वो कंटिन्यूस चाहिए, और जो 3.3 है वो भी आपको ज़रूरी है, इससे भी इंडिकेटर नहीं जलेगा। अब ये इंडिकेटर जलता कैसे है, ये डेटा एंड क्लॉक से जल रहा है एक्चुअली। आपका ये कोई 3.3 वोल्ट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका, ये प्रोसेसर से इसको जो पॉजिटिव पिन है इनकी दोनों साइड की, उसको प्रोसेसर से सिग्नल मिल रहा है। सो जो भी इसकी सप्लाई है जो एलईडी की वो प्रोसेसर से मिल रहा है, दैट मीन्स ये डेटा एंड क्लॉक से रिलेटेड है ये सर्किट। अगर जो मान लो फ्लैश में कोई भी गड़बड़ी है तो आपका ये एलईडी नहीं जलेगा, फ्लैश की गड़बड़ी से भी। सो ये ज़रूरी नहीं है कि 3.3 है तो ये ऑन ही रहना चाहिए, फ्लैश की गड़बड़ी आईसी की गड़बड़ी से भी ये एलईडी नहीं जलेगी, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। सो ये नहीं जलने का कारण आप ऑसिलोस्कोप में जो मैंने पल्स दिखाए, 1 नंबर की पिन, 2 नंबर की पिन, 5 नंबर की पिन और 6 नंबर पे क्लॉक पल्स, ये सब आपको चेक करना है जब एलईडी नहीं जलती है। सो कुछ चीज़ों के लिए आपको ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने इसमें यूज़ किया है। VDS1022i करके मॉडल है ओवन कंपनी का, मैंने उसे यूज़ किया है ये सारे सिग्नल्स चेक करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन ऑसिलोस्कोप है मुझे, जबकि मेरे पास इससे महंगे ऑसिलोस्कोप भी है, लेकिन मैं इसका यूज़ करता हूँ क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, किसी भी जगह पे मैं आराम से इसको रख सकता हूँ, और इसे मैं अपने डेस्कटॉप लैपटॉप किसी भी चीज़ के साथ आराम से यूज़ कर सकता हूँ और सिग्नल देखने का मज़ा ले सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे हेल्प करता है जब भी मैं अपना रिपेयरिंग करता हूँ। अब आपने अभी तक सीख लिया कि किस तरह से डेटा प्रोसेस होता है, इनपुट जो भी सिग्नल होता है, चाहे वो HDMI इनपुट हो, AV इनपुट हो, या आपने पेन ड्राइव के थ्रू कोई वीडियो प्ले किया हो, वो सारी चीज़ प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का है। उसमें इनपुट सिलेक्शन का काम भी जो आपने इनपुट किया है इस रिमोट से, वो भी सब स्विच होके इसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो एक ही एट ए टाइम रहेगा। जो भी आप लेते हैं वो मान लीजिए आपने HDMI सिलेक्ट किया है, तो HDMI इनपुट में जो भी मिल रहा है इसको सिग्नल, वो प्रोसेस करके LVDS केबल के थ्रू, ये फुल HD पैनल है तो फुल HD फॉर्मेट में इसमें वीडियो सिग्नल्स रहेंगे, और इस सभी कॉफ्स को RX0 से RX3 तक के सिग्नल्स मिलेंगे। और इसके बाद इसके कॉफ के अंदर जो आईसी है, हर एक कॉफ में एक आईसी है जो प्रोसेस करेगी इसको 0 और 1 फॉर्मेट में। एक मिनट में दोस्तों को बताना चाहूँगा कि एक्चुअली जो पैनल डेटा में एक चीज़ इंक्लूडेड रहती है हमेशा, आप कोई भी पैनल डेटा कंपनी का देख सकते हैं। अभी मान लीजिए कि मेरा जो ये कंपनी का डेटा है वो यहाँ पर है,
तो पैनल डेटा देखने से आपको किन चीज़ों की मालूमात मिलती है। सबसे पहले तो आपको ज़रूरी वोल्टेज जो देखना है, पैनल को देने वाला वोल्टेज, पैनल का इनपुट वोल्टेज वो देखना है ज़रूरी। तो पावर सप्लाई वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट टाइप है इसमें। सो दैट मीन्स आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। ऐसे कंपनी ने बताया है कि ये 5.5 वोल्ट तक चल सकता है, लेकिन आप 5.5 तक नहीं जाएंगे, 5 वोल्ट देंगे इसको। और इसका जो करंट है, जो इतना करंट लेता है, ये 900 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि मैं आपको करंट भी चेक करके बताऊंगा इसमें कि कितना बताता है ये। और दूसरी चीज़, इसमें RGB पिक्सल्स जो हैं वो यूनिफॉर्म है। R फर्स्ट है, फर्स्ट सिग्नल हमेशा R है, G B RGB इस तरह से ही पूरा जो बना हुआ है ये पिक्सल अरेंजमेंट इसमें। सो R के नीचे हर एक R रहेंगे, G के नीचे G और B के नीचे B। दैट मीन्स हर एक जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं जो ये पैनल है 1920 की है, तो मैं पूरा 1920 जो हॉरिजॉन्टल पिक्सल है वो RGB फॉर्मेट में होंगे। और जो 1080 पिक्सल्स हैं वो हर एक R के नीचे सब R होंगे, G के नीचे G और B के नीचे B। इस तरह से ही पिक्सल अरेंजमेंट होगा इस पैनल में। और दूसरा, आपको पैनल डेटा में LVDS की जो वायरिंग देखने मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नंबर से ही इसकी जो कनेक्शन शुरू हो गए, तो आपको इससे भी मदद मिलेगी वायरिंग करने में। और दूसरा, इसकी जो पिक्सल अरेंजमेंट है वो किस तरह से है वो देख लीजिए। इसमें 1920 तक ये एक पिक्सल है, ठीक है, ये RGB मिलाकर एक पिक्सल है। वैसे 1920 RGB पिक्सल्स है इसमें, जो कि इसी फॉर्मेट में है। प्रॉपरली दिखाएंगे पहले। सो किस तरह से पूरे RGB पिक्सल्स को डेटा मिलता है। सो हमारा जो ये IC है, इस कॉफ के अंदर जो लगी हुई IC है, वो पैनल की साइड में किस तरह के सिग्नल्स भेजेगा। अगर जो मुझे पूरी टीवी में स्क्रीन को ब्लैक करना है, सो मैं क्या करूँगा, ये सभी डेटा को ज़ीरो कर दूंगा, सभी डेटा को मैं ज़ीरो कर दूंगा। दैट मीन्स रेड डेटा जो है वो ज़ीरो दिया और ब्लू डेटा को भी ज़ीरो दिया, तो पूरा ब्लैक दिखेगा। अगर जो मुझे पूरा वाइट करना है, ये पूरी स्क्रीन को वाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सभी डेटा को 1 दूंगा। दैट मीन्स RGB तीनों डेटा को 1 दे दूंगा, तो ये वाइट हो जाएगा। और अगर जो मुझे इसे ब्लू करना है, पूरी स्क्रीन को ब्लू, सो मैं ब्लू डेटा को 1 रखूँगा और बाकी सब डेटा को 0 रखूँगा। ग्रीन देना है तो ग्रीन को 1 रखूँगा, बाकी सब जो R और B है उसको 0 दूंगा। और सियान जो कलर है वो उसको अगर जो रखना है मुझे, तो मैं ग्रीन और ब्लू को 1 दूंगा और रेड को 0 दूंगा। रेड रखना है तो मैं सिर्फ रेड को 1 दूंगा, बाकी सभी को 0। मैजेंटा रखना है तो मैं रेड को और ब्लू को 1 दूंगा, ग्रीन को 0। येलो रखना है तो रेड और ग्रीन जो है उसको 1 और जो ब्लू है उसको 0। वाइट, जैसे कि मैंने पहले ही समझाया आपको, ब्लैक सभी 0। और बाकी डार्कर और जितने भी ग्रे स्केल एडजस्टमेंट हैं वो हम उसको उस हिसाब का कलर देके देंगे। सो पिक्सल अरेंजमेंट कभी भी कोई भी पैनल में इसी तरह से होता है। और ऑफ का यूज़ वही है, इस RGB सिग्नल जो भी मेरे RX सिग्नल थे जो कि मुझे LVDS से मिले थे, उसको इस फॉर्मेट में तैयार करना है। इस कॉफ का काम, ये सभी कॉफ का काम अपने अपने एरिया को डिस्प्ले देने का काम है। और वो अपने अपने एरिया को डिस्प्ले देने का जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं कि इसमें ये जो कॉफ है इतने एरिया को डिस्प्ले दे रहा है, ये कॉफ इतने एरिया को, हर एक ने अपना अपना डिवाइड कर रखा है एरिया, वो कॉफ उतने एरिया को ही सिग्नल देगा। सो एक पिक्सल में वही इंफॉर्मेशन है जो दूसरे पिक्सल में है। सो आप सभी में एक ही इंफॉर्मेशन है। रेड का इंफॉर्मेशन सभी के रेड कॉफ की लाइन पे वही सिंगल इंफॉर्मेशन देगा जो कि रेड का है। ग्रीन का ग्रीन को देगा सभी इंफॉर्मेशन, और ब्लू का ब्लू को
और RGB का RGB को, RGB मीन्स RX3 लाइन। सो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आपको देखने मिलेंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि अगर जो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर करेंगे, उसे सब्सक्राइब पहले करेंगे। सब्सक्राइब बटन होता है जो कि आप दबाएंगे, उसके बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से आपको मेरे जो भी वीडियोस हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन स्क्रीन पे देखने मिलेगा कि मेरा जो भी वीडियो बनता है, जैसे कि मैंने ये बनाया, मैंने इसे अपलोड किया, आपको देखने मिलेगा। जब भी ये अपलोड हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आएगा और ये वीडियो आप देखते रहेंगे, मज़े लेते रहेंगे। और दूसरा, मेरी जो ट्रेनिंग है उसमें भाग लेना हो तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। आप मुझे फ़ोन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ का उल्लेख किया हुआ है मैंने। आप चाहें तो मुझे फ़ोन करके गाइडलाइंस ले सकते हैं कि ट्रेनिंग कब है और किस तरह से उसमें भाग लेना है। उसके अलावा प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिएगा अगर जो आपको कुछ और सलाह मशवरा करना हो। वो मैंने सिर्फ मेरे स्टूडेंट के लिए खाली समय रखा हुआ है, जो कि 7 to 9 में मैं हमारे स्टूडेंट के जो भी कॉल्स रिसीव करता हूँ और उन्हें जवाब देता हूँ, उनकी जो भी क्वेरीज होती है उसके लिए। तो शुक्रिया दोस्तों मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए। ये मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है, जो कि मैंने सिर्फ 2 बंदों को रखा है मेरी ट्रेनिंग में, जो कि ट्रेनिंग लेने आए हैं। ये गुजरात के ही हैं, एक पोरबंदर से आए हैं और एक देवगढ़ बारिया से आए हैं, जो कि गुजरात के ही एक रीजन है जहाँ से वो ट्रेनिंग लेने आए। बहुत ही विश्वास के साथ मेरे पास आए और ट्रेनिंग लेने के उद्देश्य से सो मैं उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये पर्सनल ट्रेनिंग है जो कि मैं सेमिनार में जो 50 स्टूडेंट इकट्ठा करता हूँ उसकी जगह पे मैं ये पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ, जो कि 5 स्टूडेंट to 7 स्टूडेंट का रहता है। सो मैंने ये इन 2 स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था, जिसके दौरान मैंने ये वीडियो बनाया उनके गाइडलाइंस के लिए, ताकि एक वीडियो भी बन जाए और साथ में उनको गाइडलाइंस भी मिल जाए किस तरह से ये पूरा सर्किट काम करता है, ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है LCD का। थैंक यू दोस्तों।